हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अंकुर ववेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था संघवाद। आज हम बात करेंगे संघवाद के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के ऊपर। मतलब कि हम एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो वीडियो देखे हैं वो कॉन्सेप्ट वीडियो थे, अलग अलग हेडिंग्स को लेकर हमने वीडियो बनाए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम सभी जो कॉन्सेप्ट है उनको इकट्ठा एक बार में ही पढ़ने वाले हैं। मतलब ये आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि वन शॉट वीडियो होने वाला है। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के जो राजनीति विज्ञान है उसका जो अध्याय है अध्याय 2 क्या था? संघवाद। चूंकि हम पढ़ चुके हैं संघवाद को, आपको सबको पता होगा, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से और पढ़ पाएं, हम ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी लेकर आए हैं। चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को। तो सबसे पहले एक चीज आती है, एक शब्द आता है जिसको कहते हैं आप संघवाद, है ना। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है जिसको आपने क्या कहा, संघ और वाद, ऐसा कुछ नाम आपको देखने को मिलता है। अब संघवाद का मतलब क्या हो जाता है? आप किस चीज को संघवाद कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, है ना, किसको संघवाद कहा जाएगा? देखिए, संघवाद का मतलब हो जाता है किसी भी चीज के पीछे अगर वाद लगा देंगे, है ना, संघ और वाद, किसी भी चीज के पीछे अगर ये ऐसा शब्द लग जाता है जिसको आप वाद कहते हैं, तो क्या बन जाता है? विचारधारा बन जाता है। कैसा? विचारधारा बन जाता है। तो मतलब आपको यहां पर किस प्रकार की विचारधारा के बारे में बात करनी है? तो आप बात करने वाले हैं यहां पर संघवाद की विचारधारा के बारे में, संघ की विचारधारा के बारे में। अब संघ का मतलब क्या है? हमें यहां पर संघ का मतलब यूनियन से लेना देना है ना, यूनियन या फेडरल से लेना देना है। अभी हम क्लियर करेंगे कि हम कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं। तो संघ की जो फेडरलिज्म है उसके बारे में हम बात करेंगे, संघवाद के बारे में हम बात करेंगे। तो संघ का मतलब क्या हो गया? अब ये देखेंगे कैसे संघ आता है, कैसे वो स्टैब्लिश होता है, सारी बातें हम यहां देखने वाले हैं। तो पिछले अध्याय में हमने क्या किया था? विभिन्न स्तरों पर सत्ता के बंटवारे को देखा था, सत्ता को हमने बढ़ते हुए देखा था अलग अलग स्तर पर। दो प्रकार के स्तर देखे थे, एक हमने क्षैतिज बंटवारा देखा था और एक हमने ऊर्ध्वाधर बंटवारा देखा था। क्षैतिज बंटवारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होता है? अगर आप देखते हैं, क्षैतिज का मतलब होता है कुछ इस तरीके से और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। इसमें अगर आप देखें क्षैतिज बंटवारा, मान लीजिए कि आपका एक तीन चीजों को हमने यहां पर बना दिया, और आप अगर ऊर्ध्वाधर देखें तो इसके नीचे फिर आ गई, उसके नीचे फिर आ गई, फिर उसके नीचे आ गई, इस तरीके से। अब ये तीनों संस्थाएं हैं जो भी हैं, अभी नाम हम देखेंगे क्या है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों एक लाइन में है। मतलब तीनों की पोजीशन बराबर है, तीनों के पास ताकत बराबर है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा ताकतवर, क्योंकि तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है। वर्टिकल में क्या है कि सबसे ताकतवर को ऊपर रखा गया, जैसे आप कह देंगे किसको, संघ कह देंगे, और उससे नीचे राज्य आ जाएंगे, उसके नीचे जिला आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका ऊर्ध्वाधर सत्ता का विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। क्षैतिज बंटवारे में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ऊर्ध्वाधर बंटवारे में आप विभिन्न राज्यों के स्तर पर बंटवारा देख सकते हैं, अलग अलग स्तर पर बंटवारा देख सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप किसको माना गया है? ऊर्ध्वाधर बंटवारे को एक आम रूप यहां पर माना जाता है। क्लियर कि ये आम रूप कहलाएगा। अब इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप के ऊपर बात करेंगे, किसके? जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा हमने किया है ना, कैसा? ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया है, इसी रूप के ऊपर बात करनी है। और इस बंटवारे को आमतौर पर हम किसके नाम से जानते हैं? संघवाद के नाम से जानते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम भी है वो संघवाद कहलाएगा। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना, चलना क्या हो जाता है? संभव हो पाता है। एक ही इलाके के मतलब अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना बिल्कुल क्या हो पाता है? संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में हम संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या इसका सिद्धांत है, कैसा इसका व्यवहार, इसको हम समझेंगे। संघीय ढांचे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया गया है, जिनको हम देखेंगे। बाद में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे यानी कि स्थानीय शासन की भी चर्चा करेंगे, जिसको आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके बारे में भी हमें देखना है। इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हमारा एक टॉपिक आएगा इसके जस्ट बाद, जिसको आप कहेंगे संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। सेकेंड आएगा भारत में संघीय व्यवस्था। थर्ड हम देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। उसके अंतर्गत आप भाषाई राज्य, भाषाई नीति, है ना, और केंद्र राज्य संबंध, ये तीन टॉपिक हमें किसके अंतर्गत देखने हैं? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर भारत की भाषाई विविधता पर बात करेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण को भी हमें देखना है। और एक लास्ट टॉपिक आएगा ब्राजील का एक प्रयोग, है ना, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील पर हमें बात करनी है, देखना है कैसा प्रयोग, क्या प्रयोग किया गया है, तो उसको हम देखेंगे।
बात करेंगे संघवाद क्या है। तो सबसे पहली चीज संघवाद क्या है, मतलब इसमें हमें आमतौर पर एक परिभाषा जाननी पड़ेगी, एक मोटी सी परिभाषा जो स्टैंडर्ड परिभाषा होगी वो हमें जाननी होगी। जब भी हमारे पेपर में आएगा कि संघवाद क्या है तो परिभाषा हमें लिख देनी है और नीचे 2 एग्जाम्पल हमें चिपका देने हैं। हमारे नंबर कहीं नहीं गए, हिल नहीं रहे। लेकिन केवल हम नंबर की मतलब से नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हमें बस चिपका दिया हमने नंबर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठना चाहिए कि सर ये कहलाता क्या है। तो हमने रट तो लिया चीज, तो हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। अगर आप पिछला अध्याय देखते हैं तो पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों को पढ़ा था और आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि बेल्जियम की व्यवस्था क्या थी और श्रीलंका की व्यवस्था क्या थी, इसके अंतर आपको ध्यान होंगे। बेल्जियम का कॉन्सेप्ट था कि उसने सत्ता में साझेदारी दी थी अपने यहां पर हर एक वर्ग के लोग को। हमने देखा था वहां पर अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे आप देखें कि क्रिश्चियन हैं या और दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जो माइनॉरिटी भी थे, उन सबको उनकी पार्लियामेंट में जगह दी गई थी, उनकी संसद में जगह दी गई थी। सीटें आरक्षित कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी। जब आरक्षित की गई थी तब से लेकर आज व्यवस्था बदल गई है। जब आरक्षित की गई थी तब मुस्लिम और क्रिश्चियन की जो जनसंख्या है वो लगभग बराबर थी। आज स्थिति ये हो गई है कि वहां पर मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा हो गई, लेकिन आज भी बदला नहीं गया है, क्योंकि उनका कहना है कि पुराने तरीके चला रहा है, इसके कारण से हम शांतिपूर्ण तरीके से रह पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को ऐसा मान के चलते कि हर एक व्यक्ति बहुत सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये बेल्जियम वाला हमने उदाहरण यहां पर देखा हुआ था कि आप देखते हैं कि बेल्जियम में क्या किया हुआ था कि न हर एक वर्ग के लोगों के लिए, जो भी मान लीजिए किसी भी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, हर एक वर्ग के लिए उन्हें संसद में जगह बना दी थी ताकि लोग आ सके, अपनी बात रख सके। श्रीलंका में हमने क्या देखा, बेल्जियम में मोटे तौर पर हमें क्या समझना है कि यहाँ हर समूह के लिए, है ना, हर समूह के लिए संसद में स्थान दिया गया था ताकि वो आकर शामिल हो सके सत्ता में। इसी कारण से उसको क्या होगा, वो शामिल होगा तो क्या बनेगा, सत्ता का साझेदार बनेगा। सबको मौका देंगे तो सब क्या होंगे, साझेदारी करेंगे। इस कारण से इसको क्या कहा गया, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में भी आपको 2 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, एक तो सिंघली और दूसरे देखने को मिलेंगे आपको तमिल। ये मोटे तौर पर 2 ग्रुप आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे, ईसाई भी देखने को मिलेंगे। सिंघली जो है इनको क्या कहा गया है, ये बहुसंख्यक हैं। और अगर धर्म के मामले में भी देखें तो ये कौन से धर्म को मानते हैं, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर हम तमिल की बात करते हैं तो तमिल जो है वो क्या है, आपके अल्पसंख्यक हैं और इसमें कुछ हिंदू को मानते हैं, कुछ बौद्ध को मानते हैं, कुछ आपके मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके ईसाई भी हो सकते हैं। तो जो तमिलियन लोग हैं, जो तमिल लोग हैं, चाहे श्रीलंकन तमिल हो चाहे इंडियन तमिल हो, दोनों तमिल ये अल्पसंख्यक हैं, इनकी कोई वजूद नहीं है। सारा हिसाब किताब किसके हिसाब से चला दिया गया, सिंघलियों के हिसाब से चला दिया गया, उनके हिसाब से तय कर दिया गया, मतलब उनकी संख्या ज्यादा है, इस कारण से उसको बहुसंख्यक बात कहा। आपने देखा भी था कि श्रीलंका कैसे कोलैप्स करेगा, बेल्जियम कैसे बचा रहेगा, और बेल्जियम ने दुनिया के लिए एक नया प्रारूप भी पेश कर दिया कि भाई ऐसे भी चल सकते। इसलिए दुनिया की संसद का मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं क्या है। उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना एक प्रमुख बदलाव था कि भाई केंद्र सरकार की शक्ति कम करेंगे और ये अधिकार किसको दे देंगे, राज्य सरकार को दे देंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको संभालेगी। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें हुआ करती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं थी, इसके पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी भूमिका अपनी भूमिका हुआ करती थी, अपने तरीके से काम करती थी, उनके अपने अधिकार हुआ करते थे। ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए जाते थे। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या आ रहा है, अगर आप देखें ये वाले में कि इसमें कह रहे हैं कि बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी और उनकी अपनी भूमिका थी, लेकिन राज्य सरकार जो है, जिसको आप प्रांत सरकार कहते हैं, इसको अधिकार कौन दे रहा है, केंद्र के द्वारा दिए जा रहे थे। लेकिन अब इन्हें केंद्र सरकार कभी भी वापस ले सकती थी, लेकिन जो व्यवस्था इन्हें यहां पर अपना ली है उसमें केंद्र सरकार कभी भी ये नियम वापस नहीं ले सकती है। मतलब जो दे दिया गया संवैधानिक प्रावधान उसके कर दिए गए हैं। सन 1993 के कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। संवैधानिक, जब भी किसी भी देश के लिए संवैधानिक शब्द लग जाएगा कि संवैधानिक पर बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक का मतलब ये हो जाता है ना, संवैधानिक का मतलब ये हो जाता है कि इस चीज का प्रावधान कहां कर दिया गया है, संविधान में कर दिया गया है, तो क्या हो जाता है, वो संवैधानिक हो जाता है कि इसका प्रावधान कहां हो जाता है, संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है।
इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगी। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि पहले केंद्र सरकार अधिकार दे रही थी और वापस भी ले सकती है, अब वापस लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है, वो वापस नहीं ले पाएगी, मतलब निर्भरता घट जाएगी। अब आपको केंद्र सरकार की तरफ ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, अब क्या है, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मिले हुए हमें, तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। मतलब क्या आ गया वहां पर? एकात्मक का मतलब क्या होता है? एकात्मक का मतलब यह है कि ये बॉस है, ये हमारा बॉस है। अब इसके नीचे चाहे जितनी सरकारें हो, चाहे कोई आ जाए, सबको ये कौन डिसाइड करेगा? ये बॉस डिसाइड करेगा। जिसका बॉस का मूड खराब हो गया तो आपके राइट चले जाएंगे। संघात्मक का व्यवस्था क्या हो गया? संघीय क्या क्या व्यवस्था हो गई कि आपके पास कुछ अधिकार हैं, कुछ हमारे पास भी है, आप पावरफुल हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अधिकार हमको भी दिए गए हैं, हमारे अधिकार आप छीन नहीं सकते। मतलब ताकतवर ये होगा, लेकिन कुछ अधिकार इनके होंगे, इनके अधिकारों में इसका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके नीचे कुछ स्थानीय सरकारें आ जाएंगी, उनके भी अपने अधिकार होंगे जिनमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा। मतलब देखेगा कि ताकतवर ये है, लेकिन सब जगह कुछ कुछ ताकत का बंटवारा कर दिया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार अब उनको वापस नहीं ले पाएगी। श्रीलंका में आपने देखा था कि व्यवस्था उलट थी, वहां पर बहुसंख्यकवाद को ही आगे बढ़ाया गया था, बहुसंख्यकवाद को प्रमोट किया गया था, या बहुसंख्यकवाद के हिसाब से ही श्रीलंका चल रहा था। तो वहां पर जो अल्पसंख्यक तमिल नेता थे, तो अल्पसंख्यक तमिल नेता क्या चाहते थे? वो देश में सच्चे अर्थ में संघीय शासन चाहते थे। क्यों चाहते थे? कि अगर आप श्रीलंका का नक्शा देखते हैं, कुछ इस तरीके का है श्रीलंका का नक्शा, तो अगर आप इस श्रीलंका के नक्शे के अंदर देखें तो ये वाला इलाका है ना, ये वाला पूरा इलाका आप देखेंगे तो ये तमिलियन वाला है, और ये वाला ऐसा इलाका आपको यहाँ पर तमिल देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर ये राज्य हैं, कुछ छोटे छोटे राज्य हैं। तो वो क्या चाहते थे कि संघीय व्यवस्था हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा? संघीय व्यवस्था में संघ सरकार तो बहुसंख्यक के हिसाब से चल रही है ना, कि बहुसंख्यक के हिसाब से सरकार चल रही है, लेकिन संघीय व्यवस्था में राज्य को कुछ अधिकार मिल जाएंगे। और राज्य यहाँ पर किसके हैं? तमिलियन का राज्य है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तमिलियन स्टेट है, तमिल के राज्य हैं। तो यहां पर हम अपने तरीके से चला पाएंगे शासन, अपने लोगों को रक्षा कर पाएंगे, अपने लोगों की संस्कृति बचा पाएंगे। इसलिए ये लोग क्या चाहते थे? संघीय व्यवस्था की मांग करते थे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के मध्य बट जाता है, मतलब कि सत्ता का विभाजन यहां पर हो जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में आपको दो स्तर देखने को मिलते हैं, एक पूरे देश के लिए और एक उस छोटे से इलाके के लिए, जिसको आप राज्य कहते हैं। इसमें एक स्तर, एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसे राष्ट्र सामान्य तौर पर आप केंद्र सरकार, राष्ट्र सरकार कहते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय को डील करती है। राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं, अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। मतलब उनको राज्य को केंद्र से कुछ खास मतलब नहीं है, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, और केंद्र राज्य के मामले में भी कुछ खास इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक क्या है? कि सब कुछ हमारे नीचे वाले जो भी होंगे वो हमारे हिसाब से चलेंगे, नहीं चलेंगे तो उठा के बाहर कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं आप। और संघात्मक में क्या है? कि हमारे कुछ अधिकार हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, बने या ना बने, चलना तो पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होती हैं, जबकि संघात्मक में, है ना, संघात्मक में क्या है कि कई स्तर होते हैं, 2 या 3 स्तर आपको देखने को मिलते हैं। एकात्मक में अगर देखते हैं तो केंद्रीय सरकार प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में ऐसा आदेश नहीं दे सकते, ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है ना। अगर आप संघीय व्यवस्था देखते हैं तो संघीय व्यवस्था में हर एक सरकार की अपनी शक्तियां हैं और इसके लिए वो केंद्र सरकार के लिए जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। केंद्र सरकार केंद्र के स्तर पर, राज्य सरकार राज्य के स्तर पर। अगर आप केंद्र सरकार की बात करें, अगर मैं भारत का उदाहरण आपके सामने ले लूं, तो केंद्र सरकार कहां पर जवाबदेह होगी? तो वो संसद में जाएगी। संसद में 2 सदन है तो उसमें भी कहां पर जवाबदेह होगी? वो लोकसभा में जवाबदेह होगी, चूंकि इसे जनता के द्वारा चुना गया सदन कहा जाता है। अगर आप राज्य सरकार की बात करते हैं कि राज्य सरकार कहां पर जवाबदेह होगी, तो वो आप देखेंगे राज्य विधायिका के अंदर, और राज्य विधायिका में भी कहां पर जाना पड़ेगा इसको? विधानसभा के अंदर। ये क्या होगी? विधानसभा के अंदर ये जवाबदेह होगी, क्योंकि विधानसभा में जो मेंबर चुनकर आए हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुनकर आते हैं। क्लियर यहां तक की बात? चलिए आगे चलें।
अब संघवाद में आप ये एक नक्शा देख रहे होंगे तो उसमें लाल कलर आप जो देख पा रहे हैं वो वैसे देश हैं जहां पर संघात्मक व्यवस्था चल रही है, संघवाद चल रहा है, बाकी में कुछ अन्य व्यवस्थाएं चल रही हैं। तकरीबन 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघात्मक व्यवस्था चलती है, संघीय शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। बड़े देशों की बात करें तो रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, इथियोपिया में है, संयुक्त राज्य अमीरात में है, नाइजीरिया में है, साउथ अफ्रीका में है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ब्राजील में भी देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना में, यूएसए में, कनाडा में। आपको यहाँ पर इतने देशों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। दुनिया में लगभग 193 देश हैं, लेकिन उनमें से 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय व्यवस्था चलती है। लेकिन अगर संख्या देखते हैं तो कम लगती है, पॉपुलेशन देखते हैं तो ज्यादा है। 40% पॉपुलेशन इन 25 देशों के अंदर रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। अब आपको मानचित्र देखना है, संघीय देशों के नाम आपको नोट कर लेने हैं और एक अपवाद भी आपको ढूंढकर निकाल लेना है। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हम गौर करते हैं। ये 2 स्तर वाली होती है, 2 या अधिक स्तर वाली होती है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर कैसे स्तर की है, तो आप देखें हमारे यहाँ पर आपको 3 स्तर की व्यवस्था देखने को मिलेगी। कैसी कैसी? अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहला स्तर आ जाएगा जिसको कहेंगे हम राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार होती है उसको क्या कहा जाता है? संघ या केंद्र सरकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? संघ या केंद्र सरकार उसको कहा जाता है। लेकिन अगर आप बात करें इसके निचला स्तर, ये तो पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तो इसको राज्य सरकार कहा जाएगा। राज्य स्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? प्रांत सरकार या राज्य सरकार इसको कहा जाएगा, प्रांत या राज्य स्तर की हो जाएगी। और उसके बाद आप इस प्रारंभ में हमारे पास ये 2 स्तर ही थे और तकरीबन लगभग सभी देशों में 2 स्तर ही होते हैं, राष्ट्र और राज्य। इसके बाद छोटे स्तर पर भी हमें काम करना पड़ता है। अगर संख्या आपके यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो हमने स्थानीय स्तर की भी व्यवस्था कर दी है। स्थानीय स्तर मतलब लोकल लेवल पर भी आपको देखना पड़ता है। तो लोकल लेवल पर हमने जो व्यवस्था कर दी वो 2 प्रकार से कर दी कि ग्रामीण क्षेत्र की अलग कर दी और शहरी क्षेत्र की अलग कर दी। तो भारत में अगर कहेंगे कि प्रारंभिक तौर पर भारत में कितने स्तर की आप संघीय व्यवस्था देखते हैं तो 2 स्तर की, वर्तमान में कितनी देखते हैं तो आप 3 स्तर की देखते हैं। क्लियर? अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही, है ना, अलग अलग स्तर की जो सरकारें वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। मान लीजिए आपका कोई गांव है, वो आप इस देश के अंदर आता है, इस राज्य के अंदर आता है और इस जिले के अंदर आता है ना। तो ये सारी सरकार है ना, इसके मतलब इस देश के अंदर भी है, फिर किसी राज्य के अंदर भी है और किसी जिले के अंदर भी है। तो ये तीनों सरकारें उसके ऊपर शासन कर रही हैं, तीनों का वो फायदा उठा सकता है। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर उनका अपना अपना, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, बटा होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और क्या करता है? सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब अगर आपके संविधान में कोई मौलिक प्रावधान है, कोई भी आपको संविधान में कुछ बदलाव कर रहा है, कैसा? मौलिक स्तर का बड़ा बदलाव कर रहा है ना, मौलिक स्तर का बदलाव करना, तो अब ये कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको केंद्र सरकार मतलब कि आपको संसद में जाना पड़ेगा। संसद के 2 सदन हैं, दोनों सदनों में आपको बहुमत कितना चाहिए? 2/3। और इसके बाद आपको कहां आना पड़ेगा? राज्यों में आना पड़ेगा। कितने राज्यों में? कम से कम आधे राज्यों में, कम से कम 50% प्लस राज्यों में, आधे से अधिक राज्यों में आपको आना पड़ेगा और यहां सब जगह से पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप बदलाव कर पाएंगे। मतलब आप अकेले बदलाव नहीं कर पाएंगे, आपको केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों की, दोनों स्तर के सरकारों की सहमति की आवश्यकता होगी। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व की अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं, कौन कहां से पैसा ले सकता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। कौन कौन से? देश की एकता सुरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। 2 कौन कौन से हो गए? देश की एकता सुरक्षित करना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान देना। इसी कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों के नियम पर सहमति होनी चाहिए, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए ताकि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को माने। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति भी होती है।
एक बात आती है जिसको कहते हैं अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को रखा जा सकता है ना, इसके अंतर्गत जो है वो कुछ विषयों को यहां पर रख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के लिए अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया, अभी अपन देख लेंगे बेल्जियम ने क्यों अपनाया है। कि क्योंकि अगर जब भी विविधता आएगी तो आपको संघीय व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, वो ज्यादा अच्छी रहती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग तरीके से होता है। भारत में अलग तरीके से है, पाकिस्तान में अलग है, यूएसए में अलग है, कनाडा में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। सब जगह की व्यवस्था बंटवारे की जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, कॉमन नहीं मिलेगी। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में की गई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित की जाती हैं। कैसे कैसे गठित करते हैं? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बना देना। जैसे आप देखिए कि यूएई बन गया है, अगर आप देखते हैं तो इसने अलग अलग देशों को साथ में ला दिया। संयुक्त राज्य अमीरात जो है, आप यूएसए देख सकते हैं, उसने अलग अलग लाकर साथ में ला दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी देश आए हैं, जो भी भाग अलग अलग आए हैं, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ लेकर चलते हैं, संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अपनाते हैं। पहला तरीका होगा कि राष्ट्र साथ में आएंगे। दूसरा तरीका, जिसे उदाहरण आप देख लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये उदाहरण हो गए। इसी तरह संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होते हैं। अगर इस प्रकार की संघीय व्यवस्था है तो आप प्रांतों को समान अधिकार होंगे और वो केंद्र की तुलना में ज्यादा ताकतवर होंगे। दूसरा तरीका देखें तो पहले तो कोई बड़ा देश तैयार कर दिया, जैसे कोई भारत जैसा कोई बड़ा देश बन गया, देश बना लिया। पहले बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते, देश बन गया। फिर अब विविधताएं हैं तो अलग अलग राज्य बनाएंगे, बाद में तो राज्यों का गठन करेंगे। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच बाद में सत्ता का बंटवारा करेंगे। तो दो तरीके से आपके क्या होते हैं, संघवाद पनपता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है कि पहले ये लोग देश बने, फिर विविधताएं थी तो इन्हें छोटे छोटे राज्य बनाए और फिर उसके बाद इन्हें सत्ता का बंटवारा किया। इस व्यवस्था में राज्य की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है और राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन विशेष स्थिति में, स्पेशल केस अगर हो जाए तो किसी स्टेट को ज्यादा राज्य भी ज्यादा ताकत भी दी जा सकती है। अब हमने क्या समझा क्या नहीं समझा ये समझ लेते। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। बात करते हैं सबसे पहले। खगराज क्या कहता है, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इसने बोल दिया पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हम संघ की, हमारे यहाँ संघ की क्या जरूरत। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र को अपनी अलग राज्य सरकार, तराई क्षेत्र में अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्ता मिलेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये यहां पर कुछ बात कर रही है। तो हम जो राम गणेश है इससे हम सहमत हैं कि भाई संघीय व्यवस्था में राजा की जगह हमारे प्रतिनिधि अब बात करेंगे, ताकत की जो अधिकार उनको मिले हैं वो प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया होती और इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है। तो सही टिप्पणी इसने की है, बाकी आप देख सकते हैं कि इसकी तुलना में सबकी टिप्पणियां आपको थोड़ी सी गलत देखने को मिलेगी। देखो, हमने पहले देखा बेल्जियम और श्रीलंका, आप दो उदाहरण लिए थे ना, बेल्जियम और श्रीलंका, ये छोटे छोटे देश हैं। इन छोटे छोटे देशों को अपने यहाँ की विविधता संभालने में बड़ी समस्या है। विविधता क्या होती है, जब अलग अलग प्रकार की चीजें, हर प्रकार की विविधता होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है, खाने की विविधता है, पहनने की विविधता है, मतलब क्या कह सकते हैं हम, कल्चरल डाइवर्सिटी है, फूड डाइवर्सिटी है, क्लॉथिंग डाइवर्सिटी है, हर एक प्रकार की विविधता होती है। तो आप उसको संभालें कैसे। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धार्मिक विविधता है, तो संभालें कैसे। तो उसको संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। जब बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति यह है तो आप सोचिए कि भारत कितना बड़ा देश है, भारत के साथ क्या होगा। तो भारत जैसे विशाल देश को आप कैसे संभालेंगे, उसको संभालना तो और मुश्किल होगा। यहां बहुत सी भाषाएं, बहुत से धर्म, कई प्रकार के क्षेत्र, कई प्रकार की जनजातियां, बहुत सारे लोग हैं, इनको कैसे संभालेंगे। तो हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है उसके बारे में भी हमें जानना है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हम अब जान रहे हैं यहां पर कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है। तो भारत में संघीय व्यवस्था में जैसे ही हम आते हैं तो हम शुरुआत करेंगे संविधान से।
संविधान से शुरुआत क्यों करेंगे? संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान एक लिखी हुई पुस्तक होती है ना, एक लिखी हुई पुस्तक होती है। कैसी पुस्तक? अगर मैं पुस्तक बना दूं, कुछ इस तरीके से पुस्तक आपको तैयार कर दी जाए, ये पुस्तक है जिसको आपको पढ़ना है। ये पुस्तक है जिसको आपको पढ़ना है, जिसको आप क्या कहेंगे? ये पुस्तक क्या है? इसको कहेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का संविधान है। क्या है? भारत का संविधान है। अब इसके जब आप पन्ने पलटा रहे हैं तो पन्नों में कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहां पर ऐसी लाइनें खींची हुई हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखे हुए में आप पाते हैं यहां पर कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, कुछ ना कुछ सब जगह लिख दिया गया है। देश को चलाने की हर एक चीज के बारे में इस किताब में लिख दिया गया है। उस किताब को आप भारत का संविधान कहते हैं, इसलिए हम संविधान से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे देश की जो आजादी है, वो आजादी के साथ हमें विभाजन भी मिलता है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बट जाते हैं। पाकिस्तान आप देखेंगे भारत के पश्चिम में भी था, भारत के पूर्व में भी था, जिसको आप आजकल बांग्लादेश कहते हैं, वो भी भारत का हिस्सा था। तो आजादी के साथ में विभाजन मिलता है, मतलब जो नक्शा हमने सोचा था वो थोड़ा सा छोटा हो गया, हमसे कुछ टुकड़े अलग हो जाते हैं, अलग देश बन जाते हैं। हालांकि उनकी भी आजादी हमारे साथ ही होती है। तो पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बनकर आते हैं, तो हम चूंकि भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को आजादी मिलती है। आजादी मिली, अब भारत का नक्शा जो था उसको तैयार करना था, उसमें जो राजा महाराजा थे उनसे बातचीत करनी थी। तो इसमें कई सारे स्वतंत्र रजवाड़े जो हैं, रजवाड़े क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे राजाओं की जो रियासतें हैं, उनने अपनी रियासतों को भारत में विलीन कर दिया कि बोले हम भारत के साथ हैं, हमारा राज्य भारत का है, हमारा नहीं है। इससे क्या हुआ? भारत मजबूत होता चला गया, कई सारे राज्य भारत में शामिल किए गए। इसी कारण से भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या घोषित किया गया? इसमें कई सारे राज्य रजवाड़े विलीन हो गए, कई सारे रजवाड़ों को राज्यों को मिलाया गया, इसलिए भारत को क्या कहते हैं? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अब ये राज्यों का संघ क्यों हो गया? क्योंकि संघ से मतलब क्या हो गया? यूनियन बन गया, कई सारे राज्य आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? यूनियन बन जाता है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। चूंकि हमने देख लिया क्यों घोषित किया, क्योंकि उसमें छोटे छोटे राज्य शामिल हो रहे हैं। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही किया गया है। उस सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संघ को बना दिया गया। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया है उन्हें फिर से आप देख लेते हैं। जो भी हम पहले 6-7 विशेषताएं पढ़ चुके हैं ना, उनको आप एक बार देख लेंगे क्या है। तो अब 7 विशेषताएं जो है, अगर हम पीछे करें यहां पर तो आपको एक बार देखने को मिल जाएंगी विशेषताएं। ये 7 विशेषताएं हैं। 2 स्तर की सरकार होगी, अलग अलग स्तर पर, मतलब जो नागरिक हैं वो एक ही नागरिक समूह अलग अलग स्तर को चुनते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों में अधिकार क्षेत्र जो है वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। मौलिक प्रावधान को कोई एक स्तर बदल नहीं सकता। अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। वित्तीय स्वायत्तता भी निश्चित की गई है। और संघीय शासन व्यवस्था जो है वो दोहरे उद्देश्य को लेकर चलती है। एक तो देश की एकता सुरक्षित करना और क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये 7 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, जिन विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर बात करी थी। ठीक है, कि जिन विशेषताओं के बारे में हमने बात करी थी। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान की आपको अलग अलग प्रारूपों में देखने को मिलती हैं। अलग अलग जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनमें आप देख पाते हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया ना। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होगा? आपको डुअल हाउस कॉन्सेप्ट पर जाना है। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, 2 स्तरीय का मतलब कि जैसे आप देखें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 2 स्तरीय आप देख पाते हैं। एक राष्ट्रीय सरकार है जिसको हम क्या कहते हैं? संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। और एक प्रांत या क्षेत्रीय सरकार होती है, इसको राज्य सरकार कहा जाता है। तो 2 स्तरीय की शासन व्यवस्था का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उसका वर्णन किया गया, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार। संघ को आप केंद्र भी कहते हैं, ये पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है। इसको संघ सरकार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की बातें करेगी। राज्य सरकार राज्यों के लिए यहां पर तैयार की जाती है, उसको आप क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहलाती है। संघीय शासन व्यवस्था में आप देखेंगे तो हमारे पास भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी हो गई? यहां पर 3 स्तरीय हो गई। कैसी हो गई? 3 टायर सिस्टम हो गए। रेलवे में आपने देखा होगा ना, रेलवे में 3 ऐसे 1, 2, 3 ऐसे मिलते हैं। सबसे निचला जो है उसमें कहेंगे आप पंचायत और नगर पालिकाएं आपको आएंगी। उसके ऊपर राज्य सरकार और उसके ऊपर केंद्र सरकार। ये आपको 3 स्तर यहां पर देखने को मिल रहे हैं।
केंद्र सरकार मतलब सुप्रीम हो जाएगी, ये सबसे ताकतवर होगी, उसके नीचे राज्य सरकार है, उसके नीचे पंचायतें और नगर पालिकाएं। पंचायतें मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए और नगर पालिकाओं का मतलब क्या हो गया, शहरी क्षेत्रों के लिए। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, अलग अलग अधिकार क्षेत्र बनाए गए हैं हर एक स्तर के। चाहे आप संघ की बात करें, चाहे आप राज्य की बात करें, चाहे आप स्थानीय स्तर की बात करें, तो सबके अलग अलग बनाए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच है ना, खासतौर से दो सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें, खासतौर से इन दो स्तर पर। जो तीसरे स्तर की हम बार बार बात करते हैं बाद में आएगा, इसको बाद में महत्वता मिलेगी, बाद में इसका संवैधानिक व्यवस्था हो जाएगी, तो इसे बाद में ऐड करेंगे। तो दो केंद्र और राज्य के बीच विधायी अधिकारों को तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। वो हिस्से क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में इनको बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची की। इसमें कुछ विषय डाले गए हैं जैसे डिफेंस, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, कम्युनिकेशन एंड मनी। इस प्रकार के नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें शामिल किए गए हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इस कारण से इनको संघ सूची में डाला गया। और इस संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होगा, संघ सरकार का होगा, है ना। तो केवल संघ सरकार उस पर कानून बना पाएगी, केंद्र सरकार उस पर कानून बना पाएगी, राज्य सरकार को अधिकार नहीं होगा। राज्य सूची में क्या डाला गया, तो उस राज्य की पुलिस को डाला गया, व्यापार को डाला गया, वहां के वाणिज्य को डाला गया, कृषि डाली गई, सिंचाई डाली गई ना। पुलिस, व्यापार, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को इसमें डाला गया, चूंकि उस राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। चूंकि ये प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, तो इन पर अधिकार किसको दे दिया गया है, प्रांत या स्थानीय सरकार को दे दिया गया है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इस पर केंद्र सरकार के पास अधिकार नहीं होता। एक आता है, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस पर दोनों, है ना, समवर्ती सूची का मतलब क्या होगा कि जिस पर दोनों को अधिकार दिए गए हैं, राज्य सूची को भी अधिकार दिए गए हैं, संघ सूची को भी अधिकार दिए गए हैं। मतलब इसमें जो विषय दिए गए हैं उसमें क्या कहते हैं हम यहाँ पर, इसमें जो विषय दिए गए हैं समवर्ती सूची के अंदर, इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। क्या क्या, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है केंद्र ने कानून बनाया, राज्य ने कानून बनाया और इसमें क्या हो गया, विवाद हो गया, कुछ लड़ाई हो गई। तो लड़ाई की स्थिति में हमेशा किसका सही माना जाएगा, केंद्र का कानून को वैधता दी जाएगी, उसको वरीयता दी जाएगी, उसको सही माना जाएगा। तो ये समवर्ती सूची वाली बात हो गई। तो संघ सूची केंद्र सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार, समवर्ती सूची दोनों, लेकिन विवाद की स्थिति में केवल केंद्र सरकार की या केंद्र सरकार के द्वारा बने गए कानून ही मान्य होंगे। एक सवाल दिमाग में आएगा कि सर कुछ ऐसे विषय होंगे जो तीनों में नहीं आए होंगे, छूट गए होंगे। जो विषय छूट गए होंगे, जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते होंगे, उनका क्या करेंगे हम उनका। तो फिर जैसे मान लीजिए कि उस जमाने में जब संविधान लिखा गया तो कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ऐसे हम पढ़ रहे हैं ये भी नहीं था, तो फिर क्या करें। तो उस समय लिखा नहीं गया था, क्योंकि ये सारे विषय क्या हो गए, संविधान बनने के बाद आए हैं। तो इन सबको किस में डाल दिया गया, बाकी के बचे विषय जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले गए। इसको क्या कह दिया गया, अपशिष्ट विषय कह दिया गया। ये अपशिष्ट विषय किसके अधिकार में होंगे, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे। अपशिष्ट विषय क्या हो गए, ऐसे विषय जिनको तीनों सूचियों में जगह नहीं मिली है, जिन्हें तीनों सूचियों में नहीं डाला गया है, उनको अपशिष्ट विषय कहते हैं। और इन पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर, है ना, सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं ना, बराबर नहीं दिए गए। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। सही सुन रहे हैं आप कि सबको बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे आप 370 जम्मू एंड कश्मीर का बात तो आपको याद होगी। ऐसे ही 371 के तहत कुछ जनजातीय राज्यों को भी स्पेशल दर्जा दिया गया है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, जैसे कि अनुच्छेद 371 के तहत इनको विशेष शक्तियां दी गई हैं और उन विशेष शक्तियों का ये लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, मतलब उस राज्य में रहने वाले लोग, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी होते हैं। मतलब उनकी संस्कृति में दिक्कत ना आ जाए, उनकी जो स्थानीयता है उसमें कोई समस्या ना आए, भूमि संबंधी कोई नियम गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उनको ये अधिकार दिए गए हैं।
भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। ऐसी बहुत कम दिए गए अधिकार वाली इकाइयों कहते हैं संघ शासित प्रदेश। क्या कहते हैं? संघ शासित प्रदेश, या इसको संघ की जगह आप क्या कह सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश ये ऐसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाते ना। इनका आकार छोटा होता है और आकार के चलते क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं होता। मतलब किसी कारण से, सांस्कृतिक कारण हो या ऐतिहासिक कारण हो या सामरिक कारण हो, इन किसी भी कारण से उसको किसी हम दूसरे राज्य के साथ उसका विलय नहीं कर पाते। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी तरह के हैं जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इन पर केंद्र का अधिकार चलता है, केंद्र सरकार इनको कंट्रोल करती है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं होते, है ना। राज्यों की तरह इनको कंप्लीट राज्य का दर्जा नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं? किसको क्या कह देते हैं? राज्यों वाले अधिकार नहीं है, मतलब हम क्या कहते हैं? पूर्ण राज्य नहीं है। क्या कह सकते हैं? कि ये पूर्ण राज्य नहीं होते हैं। फिर इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। जो विशेष अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार के पास होता है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, केंद्र सरकार डील करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है ना। केंद्र राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होगा वो हमारे संविधान की बुनियादी बात होता है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं होता। बहुत आसानी से आप इसका बदलाव नहीं कर पाते। अगर आपको बदलाव करना है तो आपको केंद्र मतलब संसद से पास करवाना होगा नियम, फिर आपको राज्यों से भी पास करवाना होगा। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार के फेरबदल के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए। फिर राज्यों की भी अनुमति चाहिए। कम से कम कितने राज्य चाहिए? कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप बदलाव कर पाएंगे। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका क्या होती है? संरक्षक के तरीके से, अभिभावक के तरीके से काम करती है। कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो बताती है कि यह गलत आपने कर दिया। शक्तियों के बंटवारे में कोई विवाद हो गया, कई बार हो सकता है, विवाद सामान्य सी बात है। अगर विवाद हो गया तो कौन निपटाएगा? न्यायपालिका निपटाएगी। सरकार चलाने और अन्य किसी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में भी केंद्र राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार दिए गए हैं और वो उनके स्पष्ट रूप से उनको बांट दिया गया है कौन कौन सा अधिकार उनको दिए गए हैं। अब बात करेंगे संघीय व्यवस्था चलती कैसे है ना, संघीय व्यवस्था को आप चलाते कैसे हैं। संघीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। संवैधानिक प्रावधान, चूंकि स्टार्टिंग में ही अपन ने क्लियर कर लिया कि संवैधानिक मतलब जिस चीज की व्यवस्था संविधान में की गई है वो संवैधानिक है। कोई व्यवस्था बताई गई कि इस तरीके से चल रहा है, मतलब प्रावधान बता दिया गया है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिस्टम बता दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको प्रावधान कह देते हैं। तो जरूरी है। जरूरी क्यों हो जाता है? जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में अगर ये बात नहीं बताई गई तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा कि भाई मान लो हमें कान में बता दिया कि बोले सर ये बात की ऐसे, सर ऐसा ऐसा कहा गया, ऐसी हमने बात कर दी कि बोले ऐसा ऐसा बताया गया और हमने बोला ठीक है, किसी को नहीं पता, हमने बदल दिया, आगे आने वाले को गलत बता दिया। तो चीजों में ठहराव हो, चीजें एक सी आई हो, जो बनाई गई हैं जिस उद्देश्य के साथ बनाई गई हो उसी उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रही हो। तो संविधान में बड़ी खास खास बातें लिखी गई हैं, आधारभूत बातें लिखी गई हैं, मूल बातों को उसमें लिखा गया है। लेकिन पर्याप्त इसलिए नहीं है कि आप देखें समय के साथ बदलाव हो रहा है। पहले आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सोच नहीं पाते थे, अब आ गई। पहले बीच में आपने देखा होगा ई रिक्शा के लिए लाइसेंस नहीं लगता, अब होने लगा, नंबर भी आने लगा। तो उस समय के साथ बदलाव हो रहा है तो हमें नई नई चीजों की आवश्यकता भी पड़ती है, जिनकी व्यवस्था हम संविधान में नहीं कर पाए तो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। भारत में आप देखें, भारत में संघीय व्यवस्था कारगर हुई है, मतलब बड़ी सफल है संघीय व्यवस्था। भारत में केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों की अपनी सरकार है, राज्यों के अंदर अपनी स्थानीय सरकार है, बढ़िया काम कर रही हैं। हर राज्य तरक्की कर रहा है। अगर आप 1947 से उठाकर देखते हैं तो हर राज्य ने कुछ ना कुछ प्रगति की है, किसी ने बहुत तेजी से और किसी ने थोड़ा सा आराम से। अब ये संघीय व्यवस्था कारगर होने के कारण क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है, उस राजनीतिक चरित्र जो है वो इसकी सफलता का मुख्य श्रेय उस चीज को जाता है। यहाँ पर तो संघीय व्यवस्था चलती कैसे है? तो उसमें भारत की संघीय व्यवस्था में आपने देखा कि कारगर है और उसके पीछे कारण संवैधानिक प्रावधान और लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र, ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जिस कारण से भारत की संघीय व्यवस्था सफल हो पाई है। संघीय व्यवस्था में आप देखें संघवाद की भावना का आ जाना, कि सभी
विविधता का आदर करना, जैसे मान लीजिए कि हम मार्कर से पढ़ा रहे हैं, कोई कलम से लिख रहा होगा, हमें सम्मान करना चाहिए हर एक चीज का। ये विविधता है, पढ़ने में विविधता है। कुछ लोग मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग सिस्टम से पढ़ रहे होंगे, कुछ स्कूल जाकर, कुछ को संसाधन नहीं मिल पा रहे होंगे, कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके पढ़ रहे होते। ये डाइवर्सिटी आप शिक्षा में देख पाते हैं। संसाधनों की उपलब्धता सबके पास एक सी नहीं होती है, इस कारण से विविधताएं पैदा हो जाती हैं। जंगलों में रहने वाले लोग जो है वो अलग तरीके से खाते पीते हैं, मैदान पर रहने वाले अलग तरीके से खाते पीते हैं, और शहरों में रहने वाले का अलग जीवन स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल उनका अलग होता है। ये भी विविधता है। उत्तर भारत के लोग अलग तरीके से रहते हैं, गुजरात के लोग अलग तरीके से रहते हैं, दक्षिण भारत के लोग अलग तरीके से रहते हैं, ये भी विविधता है। उनके खाने पीने में भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, वो भी विविधता है। तो विविधता का आदर करना और संग साथ रहने की इच्छा करना कि भाई हम साथ में रहकर ही लोगों के आगे चलेंगे, यह सब हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुए हैं। कि ये सब क्या है, हमारे देश के साझा आदर्श हैं, और इनको सुनिश्चित किया गया है कि ये हमारे आदर्श होंगे, इनको हमें मानना है। कुछ और प्रमुख बातों पर गौर करते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि किस तरह काम हो पाया है, ये सारा काम कैसे कर पाए। ये नक्शा आप देखना, इस पर हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। अब यहां के बाद हम नक्शा देखते हैं। भारत का नक्शा, राज्य बता पाओगे कौन सा है? बता पाओगे? बोले सर एक तो पहली बात समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं ना, ये डॉट बने हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे डॉट बने हुए हैं। मैं अगर कहूं ये डॉट बना है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, फिर ये डॉट बना है, ये डॉट बना है, ये डॉट बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये ये बिंदु जो बताए गए हैं वो क्या है? छोटे छोटे से राज्य हैं, रियासतें हैं, जहां पर अपने अपने तरीके से चीजों को संभाला गया है, चीजें अपने तरीके से यहां पर चलाई जा रही हैं। ये राज्य यहां पर ऐसे स्थापित किए गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्य बनाए गए हैं, मतलब सबके अपने अपने राज्य थे, और ये वहां का अपना एक शासक था, राजा था। इन सब ने अपने आप को विलय किसमें कर दिया? भारत के अंदर कर देते हैं। अब भारत के अंदर कर देंगे तो फिर हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? इसके हमें राज्य बनाने पड़ेंगे, है ना। इसका जो आप अब अभी का अगर आप नक्शा देख पा रहे होंगे तो वो तो कुछ आपको अलग देखने को मिल रहा होगा। फिर हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? इसके हमको राज्य बनाने पड़ेंगे। अब राज्य कैसे बनाएंगे? राज्य जिसको आप स्टेट भी कहते हैं, ये स्टेट हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये स्टेट हम कैसे तैयार करेंगे, ये कैसे बनाएंगे? तो राज्य बनाने के पीछे कई प्रकार के कारण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप भाषा के आधार पर कह सकते हैं, जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं, भाषा के अलावा हम कह सकते हैं प्रशासनिक आधार पर। लेकिन हमारे सामने जो बड़ी चुनौती आ जाती है, वो चुनौती क्या होती है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। अब एक सवाल आया कि प्रांतों का गठन क्यों करना है, प्रांत आपको क्यों बनाने हैं? ये भी सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर ये प्रांत बनाने की आवश्यकता क्यों आ गई है, इतनी जरूरत क्या है कि जो प्रांत बनाने के लिए एकदम तुल गए हैं। तो प्रांत क्यों बनाना है, प्रांतों को जरा हम समझ लेते हैं, क्यों ये प्रांत बनाने हैं हमको। प्रांतों का जो गठन है ना, प्रांतों का जो गठन है वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई ये समझना पड़ेगा कि भाई उनका, आप सबसे जरूरी चीज क्या होती है राज्य के गठन के लिए, कि आपको विकास आप कैसे करेंगे। जब आप किसी चीज को, मान लीजिए कि आपको पूरी किताब दे दी गई है पढ़ना है, तो आपकी किताब को चैप्टर में क्यों बांटा गया? आपने सोचा क्यों? चैप्टर इसलिए बांटा गया ताकि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ पाए। चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया। ऐसे ही पूरे देश का विकास करना है तो आप पूरे देश को छोटी छोटी यूनिट्स में बांटें, और उन यूनिट्स को क्या कहें? उसको कहा जाएगा राज्य। इन राज्यों को और छोटे छोटे यूनिट में बांटेंगे जिनको संभाग, और संभाग को और छोटे छोटे इकाइयों में बांटेंगे जिनको जिला कहा जाएगा, ताकि हम आसानी से चीजों को कर पाए। कोई स्कीम लगानी है, राशन की दुकान खुलवानी है, कोई कंबल बंटवाने हैं, तो आसानी से तो कर पाए। कहां जाएंगे? दिल्ली में बैठे बैठे क्या कर देंगे? तो हमें इकाइयां बनानी पड़ेंगी। देश के विकास के लिए, देश के सामरिक महत्व के लिए, देश के सांस्कृतिक महत्व के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए राज्यों का गठन जरूरी है। अब गठन कैसे करें, ये सवाल था। राज्यों के गठन को लेकर आपको दो तरीके मिलेंगे। एक प्रशासनिक तरीका मिलेगा कि आप प्रशासनिक आधार पर, है ना, एक तो आप प्रशासनिक आधार पर कर सकते हैं और दूसरा आप भाषा के आधार पर कर सकते हैं। ये दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे, है ना। प्रशासनिक आधार क्या हो गया? तो प्रशासनिक आधार आप देख सकते हैं कि प्रशासन के आधार पर मतलब आप कहां से किस राज्य को संभाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इतना इलाका लिया और इसमें एक समस्या आ गई कि यहां पर बोल रहे हैं लोग मराठी, और यहां पर थोड़े से आ गए गुजराती,
और थोड़े से आ गए हिंदी वाले। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई कि कैसे करेंगे। तो फिर हमने बोला कि यार ये भाषा के आधार पर कर दो कि एक भाषा वाला क्षेत्र होगा और उस भाषा में केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग होंगे, उसको एक अलग प्रांत बना दो। तो इस कारण से हमने क्या कर दिया, प्रांतों के आधार पर भाषा मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात कर दी। अब प्रांतों के आधार भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन अपने आप में सबसे पहली चीज है और कठिन परीक्षा है। परीक्षा कैसे पास करी है आप लोग जानते हैं। कठिन परीक्षा कोई सब्जेक्ट आ जाए कैसे धक धक होता है, कैसी परेशानी आती है, ऐसी धक धक सरकार की होने लगी। 1947 में लोकतंत्र की राह पर भारत ने अपनी जीवन यात्रा स्टार्ट की और तब से लेकर अगर अभी तक आप देखेंगे 2019 या 2022, अगर आप तब तक देखते हैं तो आप पाएंगे कि भारत में राजनीतिक बदलाव कई हुए हैं। पहले राज्य 14 थे, अभी आप देखेंगे बदल गए हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं, नए प्रांत आ गए हैं, कई प्रांतों की सीमाओं में बदलाव हो गया है, उनके क्षेत्र बदल गए हैं, उनके नाम बदल गए हैं। ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब ये नए राज्यों का गठन कैसे करते हैं, तो नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई है ना। 1905 के दशक में क्या हुआ, तो राज्य बनाने के लिए एक आयोग बना जिसको आप कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। क्या कहते हैं इस आयोग को, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग ये 1953 में बनता है, अपनी रिपोर्ट 1955 में देता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक संशोधन होता है 1956 में। और राज्य कब बनते हैं, 56 में राज्य बनना स्टार्ट होते हैं। तो 50 का दशक लिखने का मतलब है, 50 का दशक मतलब 51 से स्टार्ट होगा और 59 तक चलेगा, ये 50 का दशक है। तो 56 में राज्य बनेंगे और राज्य बनने में ये सुनिश्चित किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं, इसके आधार पर हम राज्य बनाना स्टार्ट करेंगे। तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य जो है वो 1953 में ही बनता है, उसको आप क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य है। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन हुआ भाषा के आधार पर, है ना। और फिर कई सारे राज्यों को हमने भाषा के आधार पर गठित नहीं किया, जबकि उनको उनकी संस्कृति, उनका भूगोल, जातीयता, इन सब आधार पर उनकी जो जातीयता की विभिन्नताएं हैं इनको रेखांकित करने के लिए, उनको आदर देने के लिए इनको भी गठित किया गया। उदाहरण के तौर पर अगर आप राज्य देखेंगे, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इस प्रकार के आपको राज्य देखने को मिलेंगे। ये राज्य आप यहां पर देखेंगे कि भाई इनको किस तरीके से बनाया गया है। अब देखो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो था, राज्यों के गठन से सरकार को क्या लग रहा था कि देश टूट जाएगा। मतलब उनको लग रहा था कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो देश टूट सकता है, ऐसा डर था। इस कारण से क्या होता है, टालने का तरीका अपना लिया गया। तो केंद्र सरकार ने इस मामले को टाल दिया। लेकिन अगर हम अपना अनुभव देखें, हमारा अनुभव क्या, 1947 और हमारे यहां पर भाषा के आधार पर राज्य बनना स्टार्ट हुए 1956। अगर हम 56 से लेकर 2022 तक की यात्रा देखते हैं तो इसमें कई सारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होता है। तो इतने सालों का अनुभव हमारा बताता है कि भाषा के आधार पर भाषावार राज्य बनाने से ज्यादा हमारा देश एकीकृत हुआ है और मजबूत हुआ है, इससे नुकसान नहीं हुआ, देश टूटा नहीं है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया है, आसानी से प्रशासन भी अब चलाया जाने लगा है। फोटो आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग कलर बताए गए हैं जहां पर अलग अलग राज्य, जैसे आप देखें जम्मू एंड कश्मीर जो पहले था, अब ये 2 राज्य बन गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। फिर आप देखें मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया है ना। और ये महाराष्ट्र और गुजरात साथ में थे, भाषा के आधार पर गुजरात बना दिया, भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना दिया। पंजाब हरियाणा साथ में थे, भाषा के आधार पर अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड भी बनाया, उत्तर प्रदेश से अलग करके बिहार बनाया, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ऐसे। आंध्र प्रदेश से अलग करके आपको तेलंगाना बना हुआ देखने को मिलेगा, और जो गोवा है उसको शामिल किया हमने, ऐसी बुला लिया उस पर। ऐसे ही सिक्किम को हमने शामिल किया यहाँ पर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि राज्य बनाए गए हैं, आए हैं, अलग अलग टाइम पर चीजें घटती बढ़ती रही। आसाम से मेघालय बना, नागालैंड बना, अरुणाचल प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा गया जब अरुणाचल प्रदेश को गठित किया गया। तो इस तरीके से क्या हो गए, हर आप देख पा रहे हैं राज्य बने हैं, कई बार पुराने राज्यों की सीमाएं परिवर्तित कर कर, कई बार सीधा भौगोलिक क्षेत्र भारत में शामिल हो गया। कुछ क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको भी हमने राज्य के रूप में प्रमोट किया। अब आपको देखना है कि आपके गांव शहर में जो आजादी, आपको आपका गांव देखना है, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, क्या वो आपका गांव और शहर आजादी के समय से लेकर अभी तक उसी राज्य के अंतर्गत है जिस राज्य में आजादी के पहले हुआ करता था। 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को आप याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं, जिनके नाम बदल गए। जैसे आप संयुक्त प्रांत के बारे में बात कर सकते हैं, पेप्सू राज्य के पेप्सू प्रांत के बारे में बात कर सकते हैं,
बंबई राज्य के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब तो ऐसे कुछ राज्यों के बारे में आपको बताना है। ऐसे 3 राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों से काटकर बनाया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। ऐसे राज्य जो बड़े राज्यों से काटकर बनाए गए हैं उनके नाम है। अब बात करेंगे भाषा नीति के बारे में, मतलब लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी। तो ये दूसरी परीक्षा आ गई। पहली परीक्षा भाषा के आधार पर राज्य बनाना, दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर। क्योंकि जैसे ही भाषा नीति का सवाल आता है तो एक क्वेश्चन उठ जाता है कि राष्ट्रभाषा क्या, तो राष्ट्रभाषा का सवाल उठ जाता है। क्योंकि भारत में अगर देखें तो राष्ट्रभाषा जैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर की नहीं की गई है। हमारे यहाँ पर राजभाषाएं बनाई गई हैं, राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई। ना बनाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमने श्रीलंका का तर्ज देखा था कि अगर हम किसी एक भाषा को थोपेंगे तो दूसरी भाषा वाले जो लोग हैं, जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं, वो अपने आप को असहज महसूस करेंगे, वो अलग होने की कोशिश करेंगे, या फिर भाषा को लेकर टकराव होगा। तो उन टकरावों से बचने के लिए हमने क्या किया, राष्ट्रभाषा बनाई नहीं। हमारे संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे कारण जान लीजिए कि अगर हिंदी बोलने वालों की संख्या पर जाते हैं तो लगभग 40% लोग जो हैं उनकी मातृभाषा हिंदी है। बाकी 60% लोग जो है वो उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, दूसरी भाषा है। इस कारण से क्या किया गया कि सभी भाषाओं को संरक्षण देने की बात की गई। जिसे आप देखें यहाँ पर कह रहे हैं हिंदी अपनाएं। अगर आप हिंदी अपनाएंगे तो हिंदी ही क्यों, बांग्ला और तेलुगु क्यों नहीं, कई सारी भाषाएं हैं ना। तो हर भाषा को संरक्षण देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित भाषा का मतलब क्या है कि इन्हें अनुसूची किस में डाला गया है, 8वीं अनुसूची में डाला गया, और भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। ये अनुसूचित कहलाती है। मतलब यह हुआ कि अगर आप केंद्र सरकार के किसी पद की उम्मीदवारी के लिए कोई पेपर देते हैं, कोई शपथ लेते हैं, तो इन 22 में से किसी भी एक भाषा में आप शपथ ले सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों को अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही करना होता है, क्योंकि वहां के लोग जो है, लोकल लोग, वो अपनी भाषा बोलते हैं। इस कारण से उन्हें अपनी राजभाषा का उपयोग करना है। 8वीं अनुसूची अगर आप देखें तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लगभग 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ये 22 भाषाएं हैं। अब एक एक करके बात करेंगे कौन सी भाषा कहां बोली जाती है। तो असमिया कहां बोली जाती होगी, तो असमिया बोली जाती है असम में। कहां बोली जाती है, असमिया बोली जाती है असम में। दूसरी भाषा आती है कि बंगला कहां बोली जाती है, तो आप कहेंगे सर बंगाल के अंदर बोली जाती है। तीसरी भाषा है गुजराती, कहां बोली जाएगी, तो गुजराती गुजरात के अंदर बोली जाएगी। कहां बोली जाएगी, गुजरात के अंदर। चौथी हिंदी के बारे में बात करेंगे तो बोले सर कई सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बोलते हैं, उत्तराखंड के अंदर बोलते हैं, बिहार के अंदर बोलते हैं, झारखंड के अंदर भी कुछ कुछ बोलते हैं, दिल्ली के अंदर कुछ बोलते हैं। ऐसे कुछ 7-8 राज्य हैं, राजस्थान के अंदर बोलते हैं। ये सब क्या है, हिंदी भाषी राज्य हो जाते हैं। कन्नड़ कहां बोली जाएगी, तो आप बोले कन्नड़ सर कर्नाटक में बोली जाएगी। और कश्मीरी कहां बोली जाएगी, बोले सर ये बताने वाली बात है, कश्मीरी तो कश्मीर में बोली जाएगी। फिर आता है कोंकणी कहां बोली जाएगी, तो आप कहेंगे कोंकणी गोवा में बोली जाती है। मलयालम कहां बोली जाएगी, तो मलयालम केरल के अंदर बोली जाएगी। कहां बोली जाएगी, केरल के अंदर बोली जाएगी। मणिपुरी मणिपुर के अंदर इसको बोलेंगे। मराठी महाराष्ट्र के अंदर, नेपाली जो नेपाल से सटी सीमा वाले जो इलाके हैं वहां पर, उड़िया उड़ीसा के अंदर, पंजाबी पंजाब के अंदर, संस्कृत नगण्य है, बहुत कम जगह पर बोली जाती है। सिंधी पंजाब के अंदर, और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर सिंधी कम्युनिटी रहती है उनके द्वारा। तमिलनाडु के अंदर, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर, उर्दू जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर उर्दू आपको देखने को मिलेगी। बोडो आसाम के अंदर, मैथिली जो है बिहार के अंदर, संथाली झारखंड के अंदर, और डोंगरी जम्मू के अंदर बोली जाती है। ये 22 भाषाओं के बोलने वाले राज्यों के नाम हमने जान लिए। अब आप देखें कि भाषा नीति पर हमने कैसे ये सॉफ्ट चीज रखी है। चूंकि हम श्रीलंका का एक उदाहरण लेते हैं, आप देखें श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले को बहुत सावधानी तरीके से आगे बढ़ाया। श्रीलंका ने क्या किया था, सिंगली भाषा कोई थोप दिया था, तो इससे कई सारे लोग नाराज हो गए, हिंसक टकराव हुआ। हमारे हम सब देख के बैठे थे, आराम से चल रहा है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो 1965 तक हमें करना था, 65 में बंद करना था। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि भाई अंग्रेजी का प्रयोग रहना चाहिए, तो उसका प्रयोग आज भी जारी है। तमिलनाडु में तो ये मांग उग्र हो जाती है, थोड़ी सी इसके लिए हिंसक घटनाएं भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को धीरे से निपटा दिया।
विवाद नहीं हुआ भाषा को लेकर। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, उनको यहां से फायदा होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन अगर थोड़े से 2-5 लोगों का फायदा होने के चक्कर में किसी का और 100% या पूरे देश का नुकसान होने से बच गया तो 2-5 का हो जाए फायदा, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ ना। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उनको राज्यों के ऊपर जबरदस्ती थोप दे। जहां कई सारे लोग इस भाषा को बोलते नहीं हैं, समझते नहीं, हम थोपेंगे नहीं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया हुआ है, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में आने से बच गए हैं कि श्रीलंका जैसी स्थिति हमारे यहां नहीं बन पाई। अब बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। अब केंद्र क्या है, राज्य क्या है, पहले आप ये जान लीजिए, यही जान लेते हैं अपन केंद्र क्या है, राज्य क्या है। केंद्र का मतलब क्या हो गया, संघ सरकार हो गई। क्या कह सकते हैं हम, संघ सरकार हो गई, ये केंद्र हो गई। और इसके साथ इसके नीचे स्तर पर कई सारे राज्य काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, कई सारे राज्य काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके राज्य हो जाते हैं। राज्य नंबर 1 हो गया, राज्य नंबर 2 हो गया, ये कई सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे। ये कई सारे राज्य आप देख पा रहे हो, तो इनके बीच में क्या संबंध है, ये कैसे संबंधों को डील करते हैं। मतलब ताकतवर ये है तो क्या इसकी कुछ नहीं चलेगी, क्या ये कानून बना सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसे ताकत का बंटवारा, इनके बीच में संबंध, पैसा ये ज्यादा कमा रहा तो इसको कैसे देंगे, इस प्रकार के संबंध इन दोनों के बीच में कैसे संबंध होंगे, उन पर हमें चर्चा करनी है। ये संबंध कब आएंगे, मान लीजिए एक दोस्त यहां बैठा हुआ है, दूसरा दोस्त यहां बैठा हुआ है, तो संबंध कभी खराब पता ही नहीं चलेगा कैसे संबंध। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर अपोजिट व्यक्ति बैठा है तब देखना पड़ेगा कि भाई ताकत का बंटवारा क्या है, संविधान में जो संबंधों की बात की गई है वो क्या है, उसके बारे में तब आप जाकर जान पाएंगे। केंद्र राज्य संबंधों में आप देख पा रहे होंगे कि लगातार बदलाव आए हैं, और यह उदाहरण बताते हैं कि इस व्यवहार में संघवाद किस तरीके से मजबूत हो गया, उसको किस तरीके से फायदा पहुंच जाता है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, कैसे उसका वो अनुसरण करेंगे, कैसे वो उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ये सब कौन निर्भर करेगा कि केंद्र की और राज्य के संबंध कैसे हैं, वो उनको कैसे मानते हैं, इन सब पर निर्भर करते हैं। काफी समय तक हमारे देश में एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में थी और राज्य में थी, मतलब दोस्त बैठे थे, तो संबंधों में हमें कुछ पता चला नहीं। इसका व्यवहारिक मतलब यह था कि सरकारों ने, जो राज्य सरकारें थी, उन्हें अपनी स्वायत्ता के रूप में कुछ उपयोग नहीं किया, केंद्र ने जो कह दिया वही पूरा मामला देखते गए। अब क्या हुआ, जब राज्यों में सरकारें अलग अलग आने लगी ना, राज्यों में जब अलग अलग दलों की सरकारें आई तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करना स्टार्ट की। फिर पता चला कि यार हमारे पास कौन सी ताकत है, राज्य सरकारों ने ऑब्जेक्शन लगाया, केंद्र सरकार ने लगाया, तो अब पता चला कि संबंध कैसे हैं। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके सरकारों को, राज्य की जो सरकारें जहां पर अपोजिट सरकार, विपक्षी दल की सरकार बैठी है, उनको भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, उनकी भावना के एकदम अगेंस्ट में बताया गया था कि भाई संघवाद में तो हम शक्ति को बांटते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आप तो, आपकी विचारधारा से अलग कोई व्यक्ति आया है, आपकी पार्टी से कोई अलग व्यक्ति आया, आपने उसकी सरकार भंग कर दी। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल जाती है। स्थिति क्यों बदलती है, क्योंकि 1990 तक देश में क्षेत्रीय दलों का भी उदय हो जाता है। क्षेत्रीय दल क्या है, जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित होती है राजनीतिक पार्टी, उसको क्या कहते हैं, वो क्षेत्रीय दल कहलाती है। और ये दौर था कि यहां पर केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हो जाती है, यहां पर गठबंधन की सरकार आना स्टार्ट हो जाती है। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको कोई एक स्पष्ट बहुमत चाहिए और कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर आपको जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, दूसरी पार्टियां लानी पड़ेगी, ये ऐसे गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला गठबंधन नहीं करना है, ये वाला गठबंधन करना है। जैसे आपको सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए है, जैसे हमारे पास हम मान लें कि 545 हैं, तो आपको कम से कम 273 सांसद चाहिए हैं, इतने चाहिए, और आपकी पार्टी जीत पाई है मात्र 220। अब आपको एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तो कम से कम 53 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आप बाहर से लाएंगे। तो एक तो गठबंधन ये हो गया। एक गठबंधन ये है कि चुनाव लड़ने के पहले ही हम तैयारी कर लेंगे, देश में चुनाव लड़ेंगे, 4-5 पार्टियां मिलकर लड़ेंगे, तो वो भी गठबंधन। मतलब अलग अलग प्रकार की पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती हैं, मिलकर जब चुनाव लड़ती हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। और इस प्रकार की बनी सरकार को आप क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार या अलायंस गवर्नमेंट इसको कहा जाता है।
इससे क्या होता है, सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर बढ़ता है। मान लीजिए झारखंड से कोई सरकार केंद्र सरकार में शामिल है, भले 2 सांसद हैं, लेकिन आप झारखंड की सरकार को आप भंग नहीं कर पाएंगे जो पहले कर रहे थे। तो राज्य सरकारों की स्वायत्तता भी बनी रहती है और इससे एक नई संस्कृति पनपने लगी कि साझेदारी भी लोग देने लगे, साथ ही साथ जो संस्कृति पनप रही है, राज्य सरकारों का जो स्वायत्तता है वो भी बनी है, एक नया कल्चर आ जाता है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से और बल मिल गया। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, बहुत आसानी से इसको भंग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद भले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी होती है ना। मतलब क्या हो गई कि आज संघीय व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये कुर्सी देख पा रहे हैं आप, ये कुर्सी क्या है, इस पर ये हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए हैं सरकार में, और वाजपेयी जी को आप देख रहे हैं कि एक ये व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं, एक ये व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं, फिर नीचे ऐसे पाइपलाइन डले हुए हैं, ये मतलब इनमें से किसी एक को निकाल दो, कुर्सी गिर सकती है, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पद से अलग हो सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनने पहली गठबंधन की सरकार, आप देख रहे हैं गठबंधन की सरकार को मसाल के रूप में कितनी जलती हुई, कितने अलग अलग विचारधारा के लोगों को ये साथ में लेकर आए और जब को जोड़कर सरकार चलाई पूरे 5 साल। तो गठबंधन से क्या हुआ, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको थोड़ा सा बल मिलता है, उनकी पार्टी पॉलिटिक्स बढ़ जाती है, सत्ता में साझेदारी का विकल्प भी बढ़ जाता है। भारत की भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं ना, आप कैसे गिनते हैं भाषा को। आप देखें विविधता का मतलब क्या है, एक भौगोलिक सीमा, मतलब भारत के अंदर कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, वो भाषा विविधता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, आप देख पा रहे हैं तरह तरह की भाषाएं लिखी हैं, भारत में बहुत भाषाएं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे गिन रहे हैं तो कितनी भाषाएं होंगी। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से आपको हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया है ना। अलग अलग भाषा के रूप में क्या कहते हैं, मातृभाषा के रूप में इन्हें इसको दर्ज करा दिया। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और दूसरी भाषाओं को जो और दूसरी भाषाएं उनको हिंदी के अंदर जोड़ दिया। ऐसे भाषा समूह बनाए गए और लगभग 121 प्रमुख भाषा समूह बनते हैं। लेकिन इतने भाषा समूह को हम कैसे शरण देते हैं, आप देख पा रहे हैं ये भारत का पूरा नक्शा अलग अलग, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, हिंदी, और ये तरह तरह गोल गोल डब्बे ये बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं आप यहां पर देख पा रहे हैं। अलग अलग कलर आपको यही बताते हैं। तो इन भाषाओं को, इन 121 भाषा समूहों में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में जगह दे दी, 8वीं अनुसूची में जगह दे दी। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहलाती है। बाकी की बची भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषा कह दिया गया, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहला गई। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है, क्योंकि यहां पर भाषाएं अलग अलग प्रकार की बोली जा रही हैं। आप अभी एक सूची देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। बहुत ज्यादा भारतीय एक भाषा को नहीं बोलते, 50% ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, जिसे सिर्फ 44%, मतलब अगर अपन मान लें 40% प्लस लोग बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे लोगों को मिला लें जिनकी हिंदी दूसरी और तीसरी, पहली भाषा नहीं है, पहली वो कोई और बोलते हैं, जिनकी दूसरी और तीसरी है, तब भी ये आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं जाता है। अंग्रेजी तो सिर्फ 0.02% लोग ही बोलते हैं या उनने अपनी मातृभाषा बताया है, और दूसरी और तीसरी को आप मिला लेंगे तो लगभग 11% लोग जो हैं जिनने अपनी मातृभाषा अंग्रेजी को बताया है। सूची गौर से देखते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, आप पाई वाई चार्ट बनाकर अपना काम कर सकते हैं कि याद रह जाए। तो आप देखेंगे इसको, आप देखें सूची देखते हैं। असमिया 1.26, बंगला 8.03, बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.58, हिंदी 43.63, कन्नड़ 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी 6.86, नेपाली 0.24 और उड़िया 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत बहुत ना के बराबर लोग बोलते हैं, संथाली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70 और उर्दू 4.19। तो ये आप भाषा समूह देख पा रहे हैं, कोई भी 50% आपको नहीं मिला होगा। एकता को मजबूत करने में इन सभी भाषाओं को जो हमने जिस तरीके से तैयार किया है, इनने बड़ी मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय और बंगाली अथवा
भारतीय तमिल, भारतीय गुजराती, भारतीय, एक साथ दो पहचान रख सकता है। बुंदेलखंडी भारतीय, बघेलखंडी भारतीय, मलयाली भारतीय, कन्नड़ भारतीय, मराठी भारतीय, तो दो पहचाने रख सकता है और आसानी से जोड़कर चल सकते हैं। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते जितने बुरे दूसरे देशों में हमने देखे हैं। भाषावार राज्यों के गठन से भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया गया है कि भारत अब गलत स्थिति में या गलत डायरेक्शन में नहीं गया, बच गया, एकत्रित है, संगठित है, सभी लोग देश की बात करते हैं, भले अलग अलग भाषा के क्यों ना हो। तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो आप देखते कि भारत की स्थिति ऐसी हो जाती कि यहाँ राष्ट्रीय राष्ट्र हो जाती। अपने राज्य अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण ले जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित है। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरणों के साथ टिप्पणी आप लिख सकते हैं। आपको मैं 2-3 देता हूं। मध्य प्रदेश भी पुनर्गठन से प्रभावित है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाषावार पुनर्गठन से कौन सा प्रभावित है। आप बता सकते हैं बंबई राज्य, आप बता सकते हैं मैसूर राज्य। तो इन सब ये आप उदाहरण ले सकते हैं और इनको फिर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पर हमें बात करनी है। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें जो हैं वो 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं। तो इसमें क्या है, एक स्तर ये आ गया, एक स्तर ये आ गया, एक स्तर। अब ताकत को इस तरीके से बांटना है, इनके पास ज्यादा ताकत, फिर इनने अपनी ताकत इनको दी, इन दोनों से ताकत लेकर निचले स्तर को दी, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकारों पर चर्चा की। भारत जैसे विशाल देश में 2 स्तर काफी नहीं है, एक स्थानीय स्तर की भी आवश्यकता होती है जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई 3 स्तर क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, जनसंख्या के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। अगर जनसंख्या के हिसाब से आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो ये रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद की अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं, उनकी अपनी विविधताएं हैं, अलग डाइवर्सिटी है। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है, उनमें भी सत्ता का बंटवारा किया जाना चाहिए। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। तीसरे स्तर को क्या कहते हैं, तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो या प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो, है ना। तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय सरकारों का हो जो प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। इस स्थानीय स्तर की सरकार को आप ग्राम में ग्राम पंचायती राज कहते हैं, शहरों में नगरीय निकाय कहते हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है ना। इसमें क्या कहते हैं, तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता आप जान लीजिए। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो सके, स्थानीय स्तर पर और बढ़िया ढंग से हो सकता है, इसलिए ताकत को स्थानीय स्तर पर दिया जाना चाहिए। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इस कारण से भी सत्ता की विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोकतांत्रिक भावना को जो आप स्थानीय सरकारों की स्थापना करते हैं, इससे क्या होगा, स्वशासन का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसको आप वास्तविक बना पाएंगे स्थानीय सरकारों के माध्यम से। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई थी, लेकिन इसके लिए काम जो किया गया था शुरुआत में नाम मात्र के लिए हुआ, गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग। गांव के लिए पंचायती राज कर दिया, ग्राम पंचायत, शहर के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना की, लेकिन काम क्या हुआ, नाम मात्र के लिए। क्यों, क्योंकि सीधे राज्यों के नियंत्रण में थी ये, और यहाँ पर नियमित चुनाव ना होना, कोई इनको पावर ना देना, राज्य सरकार के अधीन इनका रहना, इस कारण से सिर्फ नाम मात्र के लिए थे। इनने कोई खास काम यहाँ पर किया नहीं। विकेंद्रीकरण जो था वो सिर्फ नाम मात्र के लिए था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की शुरुआत में आप देखेंगे तो 1992 में कदम उठाया गया, जब क्या होता है कि अनुसूची 11 और 12 जोड़ दी गई। 11 में पंचायत का या पंचायती राज को यहां पर जोड़ दिया गया और 12 के अंदर नगरीय निकाय की व्यवस्था कर दी गई। पंचायती राज और नगरीय निकाय को यहां पर जोड़ देने का मतलब क्या हो जाता है, अगर आप 11 देखते हैं पंचायती राज और 12 देखते हैं नगरीय निकाय,
इनको जोड़ देने का मतलब ये हो जाता है कि अब पंचायती राज का मामला मतलब ग्रामीण स्तर पर आप अलग देखेंगे और शहरी स्तर पर अलग देखेंगे। इनके अपने अधिकार होंगे, अपने कानून होंगे, इनको अपने विषय दिए गए, जैसे हमने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में देखा है, ऐसे इनके भी अपने विषय हैं। यहां पर इनको 29 विषय दिए गए हैं, इनको 18 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं, जिनके दायरे में रहकर ये काम कर सकते हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना क्या हो गया, संवैधानिक बाध्यता हो गई कि आपको हर 5 साल में कराने ही पड़ेंगे। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। इन तीनों के लिए आरक्षित की गई और इन तीनों में कम से कम कितना कर दिया गया, 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिए गए। अब किसका किसका रिजर्वेशन हो गया, SC, ST, OBC और वुमेन, है ना, ये रिजर्वेशन यहां पर हो जाते हैं। अब ये 4 रिजर्वेशन क्यों किए गए, ताकि इनकी भागीदारी बढ़े, है ना, इनकी भागीदारी समाज में बढ़े, इससे क्या हो, समाज और मजबूत हो, इस कारण से इनका रिजर्वेशन दिया गया है। हर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य स्तर पर राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र निकाय था। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और सरकार अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता था। राज्य सरकारें क्या करेंगी, पैसा नहीं देंगी तो कैसे काम चला पाएंगे, कैसे काम चलेगा। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। किसी राज्य में किसी तरीके से, किसी राज्य में किसी तरीके से, हर एक राज्य में आपको अलग अलग तरीके से भागीदारी देखने को मिलेगी। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गांव में या कुछ राज्यों में ग्राम समूह को एक ग्राम पंचायत कहा जाता है या ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं ना, कई सारे आपको सदस्य देखने को मिलेंगे और एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं अध्यक्ष और सदस्य कैसे चुने जाते हैं। देखो, अध्यक्ष जो होता है ना उसको कहा जाता है सरपंच और सदस्य जो होते हैं उसको कहा जाता है पंच। सरपंच कहते हैं या कई कई जगह पर इसको प्रधान कहते हैं या कई कई जगह पर इसको मुखिया कहते हैं। हालांकि मुखिया का चलन आजकल कम हो गया है नाम लेने का। ये जो होता है ये किसको कहा जाता है, अध्यक्ष को कहा जाता है। किसको कहते हैं, अध्यक्ष को। क्लियर। अब इसके नीचे जैसे कोई एक गांव है, मान लीजिए एक गांव है, इस गांव में कुछ आबादी है, वोटर है करीब 800 से 1000 के बीच में, तो इनका एक सरपंच होगा या एक प्रधान होगा या एक मुखिया होगा। अब इस गांव को छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग बांट दिया गया। मान लीजिए कि ऐसे कुछ बांट दिया गया, ये कुछ बांट दिए गए ऐसे। ये क्या होगा, इनको कह दिया वार्ड, वार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वार्ड। इस वार्ड का जो मुखिया होता है, इस वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है उसको क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। अब ये पंच का और जो ये अध्यक्ष है जिसको सरपंच कहते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव होता है जनता के द्वारा। जनता के द्वारा का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जिनकी उम्र 18 प्लस है और जो मतदाता सूची में है ना, जिनका नाम मतदाता सूची में है, मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनको क्या किया जाएगा, वो वोट डाल सकते हैं, वो अपने जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं, सरपंच और पंच को। क्लियर बात। तो ये क्या हो गई, एक तरह की परिषद हो गई जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य हो गए, और सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं जिन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं, जिनको पंच कहा जाता है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं सरपंच साहब बैठे हैं, ये उनके पंच बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये समिति बनी हुई है, कुछ काम कर रही है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं, हमने देख लिया है ना, और वार्ड जो मेंबर है उसको पंच कहा जाता है। अध्यक्ष का चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के द्वारा वोट डालकर करते हैं। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था जो है उसको ही क्या कहते हैं, वही आपकी जो जिसको हम क्या कह रहे हैं, जो आप ग्राम पंचायत परिषद है वो लेती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में होता है। ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे, तो जितने भी लोग उस गांव के वयस्क हैं, मतदाता है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके काम काज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बैठक करनी होती है। 2-3 बैठक ये करेंगे तो फिर ये बजट पास कर पाएंगे, मतलब वो ग्राम पंचायत जो है उसकी देखरेख करने का काम होता है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है, मतलब गांव से गए, गांव से कैसा हो गया 3, एक आ गई ग्राम पंचायत, एक आ गई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर आ गई जनपद पंचायत, जनपद के ऊपर आ गई जिला। ये 3 त्रिस्तरीय होती है हमारी जो पंचायती राज है। कैसा है, 3 स्तर का है। ये सबसे ऊपर का, ये बीच वाला और ये सबसे आखिरी है ना। पंचायती राज या लोकतंत्र का सबसे अंतिम सीढ़ी कौन सी है, ग्राम पंचायत है।
कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे क्या कहते हैं? मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत, जिसको हम जनपद भी कह रहे हैं। इसकी सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं और उसके अध्यक्ष का चुनाव वही पंचायत मेंबर जो होते हैं, वार्ड मेंबर जो चुन जाते हैं उनके द्वारा। ऐसी स्थिति जिला पंचायत की भी रहती है कि उनके भी कुछ मेंबर होते हैं और उनका अध्यक्ष जो होता है वो मेंबरों के द्वारा और सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब जिला परिषद में जो लोग होंगे उनका अधिकांश चुनाव होगा। जो सदस्य होंगे, सदस्य का चुनाव कौन होगा? तो सदस्य का चुनाव करेगी जनता। सदस्य का चुनाव कौन करेगी? जनता। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? तो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे कौन? अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होते हैं सदस्य। सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है। अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को वो अध्यक्ष चुनते हैं। मतलब पहली शर्त क्या है कि आपको सदस्य बनना पड़ेगा, तब आप अध्यक्ष बन पाएंगे। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में इनको नगर पालिकाएं कहते हैं। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है। नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। चुनाव जनता के द्वारा होगा। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मेयर कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? उसको मेयर कहा जाता है या महापौर कहा जाता है, ऐसा नाम उसको हम देते हैं। क्लियर? तो आप देख ही पा रहे हैं, नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर या महापौर के नाम से आप जानते हैं। स्थानीय सरकारों को यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग मान सकते हैं आप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुछ आबादी से ज्यादा है ना। कुछ आबादी से काफी ज्यादा है। कई देशों में तो 3 लाख 5 लाख लोग हैं, हम तो इतने प्रतिनिधि चुन लेते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं, लोकतंत्र और स्ट्रांग हुआ है। इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को और मजबूत किया है, लोकतंत्र को और बुलंद कर दिया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है ना। कई प्रकार की परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से होती है ना। ग्राम सभा की जो बैठक है वो नियमित रूप से होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए ना। स्थानीय सरकारों को कई सारे राज्य सरकारों ने पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार स्वशासन की आदर्श स्थिति अभी काफी दूर है। अभी हमें और मेहनत करनी है और काम करना है। एक आखिरी चीज है, आखिरी टॉपिक है हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का, जिसमें हमें ब्राजील का एक प्रयोग देखना है। ब्राजील का एक शहर है पोर्तो एल्गिने। इसमें विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का एक अनूठा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। एकदम अद्भुत प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इस शहर ने नगर परिषद जो है, जिसको आप नगर पालिका नगर पंचायत कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, तैसी नगर परिषद है, उसके समानांतर एक संगठन खड़ा कर लिया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार इस संगठन को दे दिया। इस संगठन में मेंबर कौन होंगे? वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो सब मेंबर होंगे। शहर में करीब 13 लाख लोग हैं और ये सभी लोग मिलकर अपने शहर का बजट तैयार करते हैं। शहर को अनेक छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बांटा गया। जैसे हम वार्डों को बांटते हैं उसी तरीके से यहां पर भी बांटा गया। हर उप क्षेत्र की अपनी बैठक होती है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता है। मतलब वहां के जो सभी निवासी हैं वो उसमें शामिल होंगे। इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग लेते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं। इसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद प्रस्ताव को नगर पालिका के सामने पेश कर दिया जाता है, जो अंतिम फैसला लेती है। हर फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। 20,000 लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। आप देख सकते हैं एक शहर में 20,000 लोग भागीदारी ले रहे हैं। कितनी सक्रियता आ गई, तो लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत वहां हो रही होंगी। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट का पैसा जो है वो केवल अमीरों पर खर्च नहीं होगा, हर एक पर बराबर खर्च किया जाएगा। गरीब बस्तियों तक बसें जाने लगी। पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर कोई बिल्डर या जो भवन निर्माता है वो झुग्गी बस्तियों को हटा नहीं सकता। हमारे देश में केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजनाएं तैयार करने में इस प्रकार की भागीदारी निभाई है। इस प्रकार का उनके द्वारा काम किया गया है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग जगह जगह होने चाहिए। लोगों की भागीदारी आए, लोगों की जागरूकता बढ़े, वो लोकतंत्र में और शामिल हो, इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा।
ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाता है। हमने पूरे संघवाद का रिवीजन यहां पर कर लिया। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, और आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहां पर जो क्वालिटी वीडियो मिलते हैं उसमें साथ ही साथ फ्री वीडियो मिलते हैं। मतलब उसमें आपको फ्री वीडियो में किसी प्रकार के क्वालिटी का हम कंप्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी वाले वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क में देते हैं, और हम बहुत सारे कोर्स चलाते हैं। ये सारे कोर्स बिल्कुल निःशुल्क में आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप कहां प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, तीनों जगह बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप जाइए, देखिए, अपने नोट्स बनाइए, नंबर अच्छे लाइए। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करें, ये बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये भी बताएं कि अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।